आज हम एक बड़े एफएमसीजी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो एक हाउस होल्ड नेम है। ये कंपनी मेक इन इंडिया के स्पिरिट को बहुत अच्छी तरीके से निभाता है, लेकिन इस कंपनी के स्टॉक के अराउंड बहुत से अलग अलग ओपिनियंस है। आज हम बात करने वाले हैं पतंजलि फूड्स के बारे में। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में एंजल वन की सीरीज, जहां हम सारे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आप बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें सो दैट आप आगे कोई अपडेट्स मिस ना करें। पतंजलि फूड्स पहले रुचि सोया हुआ करता था। 1986 में दिनेश शाहरा ने इस कंपनी को स्टार्ट किया और उस टाइम पे वो प्राइमरीली सोयाबीन प्रोडक्शंस में इन्वॉल्व थे। धीरे धीरे कंपनी ने अपना बिजनेस काफी ज्यादा पिवट किया, वहां से वो कुकिंग ऑयल वाले सेगमेंट में गए। उसके बाद आज के तारीख में पतंजलि फूड्स जो है वो एज अ ब्रांड बहुत सारे सेगमेंट्स में है, जैसे वो कुकिंग ऑयल, वनस्पति, सोयाबीन, न्यूट्रेला, ऐसे बहुत से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लेकिन 2011 से 2015 के बीच एक छोटी प्रॉब्लम हो गई। इंडोनेशिया जो देश था, उन्होंने अपने कुकिंग ऑयल के रॉ मटेरियल पे जो कस्टम ड्यूटी होती है वो बढ़ा दी। तो उसके बाद जो सारे इंडियन कंपनीज थे जो वहां से रॉ मटेरियल लेते थे, रुचि सोया वाज वन ऑफ देम। इनके लिए ये चीज बहुत महंगी हो गई एंड एट द सेम टाइम इंडोनेशिया ने अपना जो रिफाइंड ऑयल होता है यानी कि फाइनल प्रोडक्ट, इस पर ड्यूटी कम कर दी। तो जो सारे इंडिया में कस्टमर्स थे वो वहां से अपना तेल लेते थे, तो इसीलिए रुचि सोया के बिजनेस को थोड़े प्रॉब्लम्स देखने पड़े। तो ऐसे क्राइसिस के टाइम पे रुचि सोया ने बहुत बड़ा लोन लिया और अपने सारे प्रोडक्ट्स को क्रेडिट पर बेचना शुरू किया। यानी कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स को प्रोडक्ट दे देते हो और जैसे जैसे वो प्रोडक्ट बिकता है उसके 60, 70, 90 दिन बाद आपके पैसे कलेक्ट करते हो। तो इससे क्या होता है, कंपनी को लॉन्ग रन में कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। धीरे धीरे कंपनी का कैश फ्लो खराब होने लगा एंड द कंपनी फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी। इसके बाद इस कंपनी की केस को नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल के पास भेजा गया, हु स्टार्टेड द प्रोसीडिंग्स फॉर डिसॉल्विंग द कंपनी ड्यू टू बैंक्रप्सी। तो जब एक कंपनी डिसॉल्व होती है तो अलग अलग बिडर्स आके कंपनी के लिए बोली लगाते हैं और हाईएस्ट बिडर को कंपनी दी जाती है। और इसी टाइम पे अडानी विल्मार ने कंपनी को अक्वायर करने ट्राई किया, लेकिन दैट डील डिडंट गो थ्रू। इन द एंड पतंजलि ने रुचि सोया को अक्वायर किया फॉर 4350 करोड़ रुपीस। ये एक्विजिशन एक लेवरेज्ड बायआउट था, यानी कि अगर आपको एक कंपनी खरीदनी है तो आप एक बैंक के पास जाते हो, उनसे बहुत बड़ा लोन लेते हो और इस कंपनी को आके खरीद लेते हो। ये एक्विजिशन भी पतंजलि ने ऐसे ही किया था। अब यहाँ पे एक छोटी सी फनी स्टोरी है। जिन बैंक्स ने रुचि सोया को लोन दिया था और ये सारे जो लोन्स फेल हुए, यानी कि बैंक के बुक्स में ये लोन नॉन परफॉर्मिंग बन गए, उन्हीं सेम बैंक्स ने पतंजलि को लोन दिया रुचि सोया को अक्वायर करने के लिए। सिर्फ यही नहीं, लेकिन कंपनी का रिसेंटली एक एफपीओ हुआ था एंड इस एफपीओ के होने तक कंपनी के प्रमोटर्स 99% शेयर्स होल्ड करते थे। तो जो पब्लिक स्टॉक मार्केट में शेयर्स ओन करती थी, दैट वाज जस्ट 1%। इस कम क्वांटिटी की वजह से शेयर की प्राइस में बहुत हाई वॉलेटिलिटी थी। आज भी कंपनी की पब्लिक शेयर होल्डिंग सिर्फ 14% है। द रिमेनिंग इज ओन्ड बाय प्रमोटर्स एंड बिग इंस्टीट्यूशंस। लेकिन अब चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। देखिए, पतंजलि ने एक्विजिशन इसलिए किया क्योंकि रुचि सोया एक काफी एसेट हैवी बिजनेस था, यानी कि इनके पास बहुत सारे प्लांट्स थे, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी। तो पतंजलि ने इनको अक्वायर किया इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के लिए, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स भी यहाँ से मैन्युफैक्चर कर सके। पतंजलि फूड्स ने 7211 करोड़ के रेवेन्यूज पोस्ट किए, इसके साथ 6819 करोड़ के एक्सपेंसेस। इससे हमको रफली 5% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आती है। लेकिन अब पिछले कई सालों से कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी ये काफी वॉलेटाइल थी, लेकिन पिछले 3 सालों में इट हैज स्टेड रिलेटिवली कांस्टेंट एट 6%। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो उसके नेट इनकम से कम है। देखिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो होता है वो होता है कंपनी के डे टू डे धंधे से इनके पास कौन से पैसे आ रहे हैं ऑन अ कैश बेसिस। प्रॉफिट जो कंपनी रिपोर्ट करती है वो कैश बेसिस पे नहीं होता। अगर आपको कैश बेसिस जाननी है तो आप कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हो। टिपिकली अगर कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेट इनकम से हाई है, देन यू कैन से दैट द कंपनी इज हेल्दी। तो अगर कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो उनके नेट इनकम से कम है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट मे नॉट बी द बेस्ट सिचुएशन टू बी इन। रिसेंटली पतंजलि के जो रिसीवेबल्स थे वो पिछले 3 सालों में 42% से ग्रो हुए हैं, विच इज अ कैश फ्लो कंसर्न। देखिए, टिपिकली अगर एक कंपनी आपको प्रोडक्ट बेचती है 100 करोड़ रुपए का और आपने अब तक कंपनी को पैसे नहीं दिए हैं,
तो ये जो चीज होती है इसको हम रिसीवेबल बोलते हैं और इसको एक एसेट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि कंपनी ने 100 करोड़ कमा लिए हैं लेकिन वो कैश में आना अभी बाकी है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले 3 सालों में सेल्स 24% पर ईयर से ग्रो हुए हैं और प्रॉफिट्स 89% से। डू नोट दैट 2020 में ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ का अदर इनकम था। ये जो ग्रोथ अभी हमने बताया है ये हमने उस अदर इनकम को एक्सक्लूड करने के बाद बताया, क्योंकि ये जो अदर इनकम था वो नॉन रिकरिंग था, यानी कि ऐसा इनकम हर साल आना अनलाइकली है। तो हमने वही इनकम लिया है जो कंपनी के कोर बिजनेस से आता है। एनीवे, गिवन द करंट सिनेरियो, कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ी पैची है। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा मार्केट वॉलिटिलिटी है और कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी कैश फ्लो वाला सेगमेंट इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। एंड इन स्पाइट ऑफ दीज फैक्टर्स द कंपनी हैज अ वेरी बुलिश एक्सपेक्टेशन इन द मार्केट और ये कंसिस्टेंटली हायर सेल्स और हायर प्रॉफिट्स रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सारे सिनेरियोस को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है, इज पतंजलि फूड्स अ गुड स्टॉक टू बाय? ये आप हमें कमेंट्स में बताइए। एनीवे, ये था हमारा वीडियो ऑन द पतंजलि फूड्स एनालिसिस। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप आगे ऐसे वीडियोस मिस ना करें। और हमें पिन कमेंट से बताइए कि आप आगे कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना पसंद करेंगे। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.